साल 1888 लंदन के ईस्ट में बसा हुआ एक छोटा सा एरिया, एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट जिसको लोग व्हाइट चैपल कहते थे। इस एरिया में, जो कि बस कुछ ही स्क्वायर किलोमीटर बड़ा था, करीब करीब 80,000 लोगों की आबादी ठूस के भरी हुई थी। यहाँ की सारी गलियां गटर के गंदे पानी से भरी हुई होती थी और पूरे गली में एक बहुत अजीब सी स्मेल होती थी, यूं मानो सड़ी हुई सब्जियां या फिर कोई जानवर मर गया और उसकी लाश सड़ रही हो, वैसी स्मेल होती थी। और साथ ही यहाँ के हवा में बस कोयले का धुआं मिला हुआ होता था। और सोचो, ऐसी सिचुएशन में 80,000 की आबादी अपना बसेरा निकालती थी। यहाँ पे जिंदगी की कीमत इतनी ज्यादा कम थी कि लोग अपनी रात बिताने के लिए डॉस हाउसेस का सहारा लेते थे। उस समय वहाँ की करेंसी पेन्स हुआ करती थी। पेन्स यानी कि पेनी जैसा ही होता है, बट वो डॉलर नहीं, वो यूरो का पार्ट होता है। उस टाइम पे पेन्स कमाना बहुत मुश्किल था कंपेयर टू आज का समय। अगर किसी के पास उस टाइम में 4 पेन्स होते थे तो उसको सिर्फ एक कॉफिन जितनी कंजेस्टेड एरिया में सोने का मौका मिलता था, और अगर किसी के पास सिर्फ 2 पेन्स होते तो उसको बदनसीबी से बेड भी नहीं मिलता। उस समय हाल इतने बुरे थे कि लोगों को एक मोटी रस्सी लगा के उसके ऊपर टंग के सोना पड़ता था। इन्हीं तंग और बदबूदार गलियों में करीब करीब 1200 औरतें प्रोस्टिट्यूशन करने पे मजबूर थी, जस्ट बिकॉज उनके प्लेट में अगले दिन खाना आएगा कि नहीं, इस बात की वजह से। लेकिन अब के बाद व्हाइट चैपल की सबसे बड़ी मुसीबत वहाँ की गरीबी, वहाँ के सड़े गले से एनवायरनमेंट या फिर वहाँ के सिचुएशंस नहीं होने वाले थे, बल्कि वो साया होने वाला था जो इन्हीं भरी हुई गलियों में चुपचाप घूम रहा था। और यहीं पे पैदा होने वाला था इतिहास का वन ऑफ द मोस्ट फेमस सीरियल किलर, जैक द रीपर। London Bridge is falling down, my fair lady. 31 अगस्त सन 1888 रात के करीब 3:40 पर एक अंधेरी सुनसान सड़क पर 2 लोग, चार्ल्स क्रॉस और रॉबर्ट पॉल नाम के 2 आदमी, अपने काम पर जा रहे थे। अब इतनी रात को वो लोग क्या करने जा रहे थे वो तो उन्हें पता होगा। तभी बक्स रो की एक अंधेरी सी गली में पड़ी हुई कोई अजीब सी चीज पर उनकी नजर पड़ी, और उस चीज को जब उन्होंने पास से जाकर देखा तो उन दोनों के होश उड़ गए। पहले उन लोगों को लगा कि वो कोई तिरपाल का टुकड़ा होगा, बट पास से देखने पर उन्हें पता चला कि वो किसी औरत की लाश है। और जिस औरत की वो लाश थी, वो औरत एक्चुअल में एक प्रोस्टिट्यूट थी जिसकी उम्र 43 साल थी। 43 यानी कि 43 ईयर्स थी। और उस औरत का नाम था मैरी एन निकोल्स। उस औरत का गला 2 बार इतनी बेरहमी से काटा गया था कि मतलब उसके अंदर का स्पाइन तक का हिस्सा दिखाई दे रहा था। तो सोचो कितनी गहराई से कट मारा होगा और कितनी ज्यादा बार चाकू मारा हुआ होगा। यहाँ तक कि उसके वजाइना में भी कई बार चाकू से हमला किया गया था, एंड साथ ही साथ उसके पेट के सारे गुर्दे भी बाहर निकाल दिए गए थे चाकू से मार के। पुलिस को ये सब चीजें देखने में किसी आपसी मामले के केस जैसा लग रहा था। क्या पता उसी के किसी कस्टमर ने आपसी रंजिश में आके ये सब चीजें करी हो। उस समय व्हाइट चैपल की पुलिस ने इसे बस एक बेसिक मर्डर समझकर इस चीज को ज्यादा अहमियत नहीं दी और बस एक बेसिक सी पेपर वर्क वाली इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी। लेकिन ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था। वहाँ की पुलिस, वहाँ की पब्लिक, वहाँ पे किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि ये सिलसिला यहाँ पे रुकने नहीं वाला था। और सिर्फ 8 दिन बाद, यानी कि 8 सितंबर साल 1888 को सुबह के करीब 6 बजे 29 हैनबेरी स्ट्रीट पर एक और मर्डर का पता चला। और इस बार ये मर्डर पिछली बार से भी बहुत ज्यादा ब्रूटल था। और इस बार का मर्डर पिछली बार से ज्यादा ब्रूटल इसलिए था क्योंकि तुम्हें जैसे पिछली बार बताया मैंने कि उसकी गर्दन काट दी गई थी और स्पाइन की हड्डी भी तोड़ दी थी, यहाँ तक कि पेट के अंदर की आंतड़ियां भी निकाल दी थी। तो अगर तुम्हें वो सब सुन के डिस्गस्टिंग और डिस्टर्बिंग लग रहा है तो जस्ट थिंक अबाउट इट, क्योंकि आगे आने वाली चीजें और भी बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग होती जाती हैं। और इस बार जो औरत शिकार बनी थी उसका नाम था एनी चैपमैन। एनी को मारने वाले इंसान ने एनी की बॉडी को किसी एनाटॉमिकल कैनवस की तरह यूज किया था। मानो वो सिर्फ एक ब्रूटल इंसान ना हो जो मर्डर करना चाह रहा हो, वो उसकी बॉडी से एक आर्ट फॉर्म बनाना चाह रहा हो, या फिर यूं कहो कि उसके शरीर के अंगों से कोई पेंटिंग बनाना चाह रहा हो। एनी का एब्डोमेन पूरी तरह खुला हुआ था, उसकी आंतड़ियां उसके गले पे सजा दी गई थी, और सबसे अजीब बात तो ये है कि उसके यूट्रस और ब्लैडर्स के कई हिस्से गायब भी थे। इस पॉइंट पे पुलिस और डॉक्टर्स दोनों हैरान थे, क्योंकि अंधेरी जगह पर किसी के ऑर्गन्स को बिना डैमेज करे इतनी जल्दी निकाल लेना और ऐसी हरकतें करना किसी आम इंसान के बस की बात तो हो ही नहीं सकती। ये काम जिस भी इंसान ने किया है उसको ह्यूमन एनाटॉमी की अच्छी खासी नॉलेज थी। और अब यहाँ पे सवाल इसके बाद ये आता है कि कहीं वो इंसान कोई सर्जन या फिर कोई डॉक्टर तो नहीं था। इस केस में एक मोड़ आता है। इस बार
एक इंसान ने, एक विटनेस ने एनी को किसी इंसान के साथ सुबह 5:30 बजे देखा था, और जिसने उसे देखा, जिसने ये चीज खुद नोटिस करी, उसका नाम था एलिजाबेथ लॉन्ग। एलिजाबेथ के द्वारा बताए गए डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग उस आदमी ने डार्क ब्लैक कोट और एक डियर स्टॉकर हैट पहनी हुई थी। उस आदमी ने एनी से पूछा विल यू, और बदले में एनी ने जवाब दिया यस, और वो उसकी आखिरी आवाज, आखिरी बात थी। उसके बाद जो भी हुआ वो पब्लिक के सामने था। पूरा लंदन ऐसी मौत की घटनाएं सुन के पैनिक मोड में चला गया था। इस पॉइंट पे स्कॉटलैंड यार्ड पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर बना हुआ था। ऐसे में इंस्पेक्टर फ्रेडरिक और सर चार्ल्स वॉरेन को ये नहीं समझ में आ रहा था कि जो असली कातिल है उसको आखिर पकड़ा कैसे जाए, उसको लियोरेन कैसे करे, क्या कोई जाल बिछाए या फिर हम किसी को डायरेक्ट कन्फ्रंट करे, बट किसको। तो ऐसे पॉइंट पे उस शहर में बहुत सारे छोटे छोटे विजिलेंट ग्रुप्स बन चुके थे। विजिलेंट ग्रुप यानी कि विद्रोही ग्रुप्स। ये छोटे छोटे गैंग्स बेसिकली खुद को सेफ रखने के लिए ग्रुप्स में घूमते हैं, दैट्स इट। फिर आई 30 सितंबर 1888 की रात, और ये रात हिस्ट्री में यानी कि इतिहास में द डबल इवेंट के नाम से दर्ज की गई। जगह डर्टफील्ड्स यार्ड। रात के करीब 1 बज रहे थे। लुइस अपने यार्ड में अपना घोड़ा लेकर घुसते ही तभी उसका घोड़ा घबराकर डर के मारे पीछे हटने लगता है और यार्ड के अंदर जाने से मना करने लगता है। जमीन पर एलिजाबेथ स्ट्राइड की लाश थी। ये पहली औरत थी जिसका उस रात मर्डर हुआ था। उसका गला कटा हुआ था और उसका खून अभी भी बहे जा रहा था। इसका सीधा एक मतलब निकलता है कि खूनी कहीं ना कहीं आसपास ही था, क्योंकि मर्डर जस्ट अभी कुछ टाइम पहले ही किया गया है। बट शॉकिंग बात यह थी कि इस बार बॉडी के साथ कोई भी म्यूटिलेशन, कोई छेड़छाड़, कोई चीड़-फाड़ नहीं हुई थी। इस बार बॉडी नॉर्मली लाश की तरह पड़ी हुई थी। शायद जो भी किलर था उसको लुइस के घोड़े के पैरों की आवाज सुनाई दे गई हो और वो वहां से भाग गया हो, कहीं छुप गया हो आसपास में ही। पर कातिल की भूख शांत नहीं हुई थी। वो फ्रस्ट्रेटेड था। उसको अपना अधूरा काम पूरा करना था। पहली लाश मिलने के ठीक 45 मिनट बाद मीटर स्क्वायर में लगभग 1:45 AM पर कांस्टेबल एडवर्ड्स अपने रैंडम पेट्रोल पे थे और उस समय उन्होंने अपनी लैंटेन यानी कि लैंटर्न को जलाया और एक रैंडम कोने पे उन्होंने लाइट मारी, क्योंकि वहां पे उन्हें कुछ सस्पिशियस दिखा। एंड गेस व्हाट, उन्हें वहां मिली दूसरी लाश। वो दूसरी लाश थी एक औरत की जिसका नाम था कैथरीन एडोस। जो गुस्सा वो कातिल अपनी पहली विक्टिम, पहली लाश पर नहीं निकाल पाया, वो गुस्सा निकालने के लिए अब उसने एक नया शिकार ढूंढ लिया था। ये जो दूसरी लाश थी इसके हालात बहुत ज्यादा बुरे थे। उसका गला एक कान से लेकर दूसरे कान तक कटा हुआ था। उसका एब्डोमेन यानी पेट का एरिया पूरा खुला हुआ था और जैसा एकदम पहली लाश में हुआ था इसके एब्डोमेन्स भी बाहर निकाल लिए गए थे। और इस बार उसके लेफ्ट किडनी और यूटरस लाश में से गायब थी। एंड यही नहीं, इस बार जो भी बंदा था, जो भी मर्डरर था, उसने फेस को भी टारगेट करा। उसने उसकी नाक काट दी। उसने उसके गालों पे इन्वर्टेड वी शेप बनाया, लाइक कुछ ऐसे टाइप के लगा लो, ठीक है, वो भी चाकू से काट के, मतलब प्रॉपर घाव देते हुए। एंड यही नहीं, उसने उसकी आंखों की पलकें यानी कि ये जो होती हैं उसको भी वर्टिकली ऐसे काटा हुआ था, लाइक यहाँ से यहाँ तक। जस्ट थिंक अबाउट इट, ये कितना ग्रूसम लग रहा है सुनने में। और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात तो ये है कि ये सब उस किलर ने सिर्फ 10 से 15 मिनट के टाइम पीरियड में करा, वो भी एक कंप्लीट अंधेरे वाली जगह में, वो भी बिना किसी आवाज के। कुछ देर बाद गोल्स्टन स्ट्रीट, जो कि पास ही की एक गली थी, वहां पे से एक सबूत का टुकड़ा मिला, यानी कि एक एप्रन का टुकड़ा मिला जो पूरा खून से रंगा हुआ था। जहाँ पे वो कपड़े का टुकड़ा मिला उसके ठीक ऊपर दीवार पे चौक से एक मैसेज लिखा हुआ था, जो कि बहुत क्लियरली विजिबल नहीं था, यानी कि उसे तुम और मैं, हम जैसे लोग नहीं पढ़ सकते थे। ऑल्सो वो एक अलग भाषा में था, बट पुलिस एक्सपर्ट्स ने उसको आगे चल के डिराइव कराया और ट्रांसलेट भी करवाया हो शायद। तो उसके बाद उनको एक स्टेटमेंट मिला जो कि मेरे सामने है, एंड दैट स्टेटमेंट गोज लाइक, ओके, सो नो ऑफेंस फॉर एनीवन, दिस इज द स्टेटमेंट, ओके, दिस इज फॉर वीडियो ओनली, ओके। सो या, दैट स्टेटमेंट गोज लाइक, द ज्यूज आर द मैन that will not be blamed for nothing। पुलिस कमिश्नर ने एंटीसेमेटिक यानी कि यहूदियों के खिलाफ दंगे भड़काने के डर से ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कभी करी ही नहीं थी उस टाइम पे। बट कमिश्नर को इस चीज का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इसी के साथ उसके हाथ से एक कितना बड़ा सुराग मिट चुका है। अब ये प्रॉब्लम सिर्फ व्हाइट चैपल की नहीं थी, ये प्रॉब्लम अब पूरे लंदन की थी।
पूरे लंदन की आवाम इस चीज से डरी हुई थी, सहमी हुई थी। पूरी दुनिया लंदन की तरफ देख रही थी और इस चीज की पब्लिसिटी का फायदा वो किलर पूरी तरह से उठा रहा था। सेंट्रल न्यूज एजेंसी और पुलिस वालों को बहुत लेटर्स आने लग गए। दिन प्रतिदिन लेटर्स की संख्या बढ़ती चली गई। बट इन्हीं लेटर्स में छुपा था एक ऐसा लेटर जो कि उस किलर ने खुद लिखा था, और इसी लेटर की वजह से पुलिस को अपने केस को इन्वेस्टिगेट करने में, आगे बढ़ाने में हेल्प मिली, क्योंकि इससे उन्हें यह पता चला कि वो किलर आखिर अपना अगला शिकार कैसे चुनता है। बट इससे पहले कि मैं तुम लोगों को इस लेटर के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताऊं और बाकी चीजें एक्सप्लेन करूं, तुम लोग कमेंट सेक्शन में ये गेस करके बताओ कि तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है तुम्हें कि कैसे वो अपना अगला शिकार चूज करता होगा, किस बेसिस पे, किस क्राइटेरिया पे। 27 सितंबर को एक लेटर आता है। इस लेटर का नाम होता है डियर बॉस। इस लेटर का टाइटल होता है डियर बॉस, और इस लेटर में उसने पहली बार खुद को एक नाम दिया जो कि आज तक गूंजता है। और नाम देते हुए उसने लिखा, आई एम डाउन ऑन होर्स एंड आई शैंट क्विट ट्रिपिंग देम टिल आई डू गेट बकल्ड एंड वर्क द लास्ट जॉब वॉज आई गेव द लेडी नो टाइम टू स्क्वील, योर्स ट्रूली जैक द रीपर। तो कर पाए गैस? नहीं, कोई बात नहीं, इसे मैं अपने तरीके से ब्रेक डाउन करता हूँ। वो कातिल बेसिकली औरतों को मारता था, या फिर अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो उस टाइम पे ज़्यादातर औरतें प्रोस्टिट्यूशन ही करती थी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वो कातिल सिर्फ औरतों को ही मारता था। बट यहाँ पे मेरी एक छोटी सी पर्सनल थ्योरी है, ज़रा कंसीडर करना। मेरे हिसाब से वो किलर एक बहुत बड़ा मिसोजिनिस्ट, मतलब हाँ, यूं तो वो प्रोस्टिट्यूट्स को ही मारता था ज़्यादातर, बट उसके कुछ मर्डर्स में से कुछ शिकार ऐसे भी थे जिनका पास्ट या प्रेजेंट में कोई चक्कर चल रहा था। कुछ ऐसे भी थे जो प्रोस्टिट्यूट्स तो नहीं थे, बट उनका अपने पास्ट में या फिर प्रेजेंट में किसी के साथ कोई एक्स्ट्रा मैरिशल अफेयर टाइप चल रहा था। एंड मे बी उसका पास्ट ट्रॉमा भी कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से उसने मेजरली फीमेल्स को होर कह के डिनोट किया था। सॉरी फॉर दैट वर्ड, बट या यही था उस लेटर में। लेकिन चिंता वाली बात यह थी कि एक लेटर आया 16 अक्टूबर को, और वो लेटर मिलता है व्हाइट चैपल विजिलेंस कमेटी के हेड जॉर्ज लस्क को। और इस लेटर के साथ उन्हें एक कार्डबोर्ड का डब्बा भी आया था। जब डब्बा खोला गया तो उसमें से एक किडनी का टुकड़ा निकला। ये किडनी कैथरीन एडोस का था, जो कि उसके बॉडी में से, क्राइम सीन में से मिसिंग था। इस लेटर की हैंडराइटिंग पहले से बहुत ज्यादा अलग थी, बिल्कुल बदल चुकी थी। और इस बार इस लेटर पे एक एड्रेस दिया हुआ था, फ्रॉम हेल मिस्टर लस्क, सर आई सेंड यू हाफ द किडनी I took from one woman, preserved it for you. Tothar piece I fried and ate. It was very nice. I may find you the bloody knife that took it out if you only wait a while longer. Signed, catch me when you can, Mr. Lusk. अब वो पुलिस को चैलेंज करने लगा था। ये दिखाना चाह रहा था कि उसे किसी भी चीज का डर नहीं है। एंड इस पॉइंट पे अब तक वो बस पब्लिक फियर पर जिंदा था। नवंबर का महीना आ चुका था और जैक का आतंक धीरे धीरे खत्म होने लगा था। लोग वापस शांति से जीने लगे, तो उनको लगा कि ये जो भी हुआ था ये बस एक बुरा सपना था और अब चीज़ें अच्छी होने लगी है। पर उन लोगों को ये नहीं पता था कि जैक अपनी एक आखिरी परफॉर्मेंस के लिए बस सही समय का वेट कर रहा था। 9 नवंबर 1888, 13 मिलर्स कोर्ट, 13 मिलर्स कोर्ट। इस बार शिकार रोड पर नहीं था, ये मैरी जेन केली का अपना कमरा था। कातिल को इस बार डर नहीं था कि कोई उसे रोक देगा, उसके पास वक्त ही वक्त था। सुबह 10:45 पे रेंट कलेक्ट करने वाला जब मैरी जेन के घर पे आता है तो वो नॉर्मली आगे गेट पे नॉक करता है। गेट ना खुलने पर उसका ध्यान जाता है टूटे हुए शीशे पे। जब वो टूटे हुए शीशे से अंदर झांक के देखता है तो उसके सामने जो होता है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है। लाइक वो कोई ह्यूमन चीज़ होती ही नहीं है। वो देखता है कि बेड पर मैरी जेन की डेड बॉडी पड़ी हुई है, या फिर अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा और प्रिसाइज करके कहना चाहूँ तो आई विल से उस बेड पर बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स पड़े हैं। थ्रू आउट द कमरा बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स बिखरे हुए पड़े हैं, बिल्कुल अपने पहले मर्डर की तरह। इस बार भी किलर ने गले को इतनी गहराई तक काटा था कि चाकू स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच चुका था। मतलब सोचो कितना दर्द हुआ होगा उस इंसान को जब वो मर रहा होगा। गला अंदर तक कट चुका था, उसका एब्डोमेन पूरी तरह से खाली था। पेट के जितने भी ऑर्गन्स थे वो पूरे कमरे में थ्रू आउट द एरिया बिखरे हुए थे। कुछ टेबल पर रखे हुए थे, कुछ फोटो फ्रेम्स के पास सजाए हुए थे, कुछ को कहीं और रखा हुआ था।
इवन उसके बेड के टेबल के ऊपर उसकी आंतड़ियां, उसकी किडनीज वगैरह भी रखी हुई थी। उस लड़की के थाइस के फ्लैश को, यानी कि जो जांग होते हैं, उसकी चमड़ी को भी पूरी तरह से काट के उसके बेड के आसपास के टेबलों पे सजा कर रखा हुआ था। उसके चेहरे को इतने बुरे तरीके से म्यूटिलेट कर दिया गया था, इतने बुरे तरीके से काटा था, इतने बुरे तरीके से जख्मी कर दिया गया था कि उसके लाश को पहचानना तक मुश्किल हो रहा था। और उस लेडी का हार्ट, यानी कि उसका दिल, क्राइम सीन से और उसकी बॉडी से गायब था। उसके पूरे कमरे के थ्रू आउट खून फैला हुआ था, दीवारों पे, शीशों पे, बेडशीट पे, हर जगह। ये कातिल का मर्डर नहीं था, बल्कि ये एक शैतान का एग्जीबिशन था, द एग्जीबिशन ऑफ द डेविल। मैरी जेन के मर्डर के बाद वो किलर अपने आप रुक गया। पता नहीं क्यों, पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं कैसे, बट वो रुक गया। जितना आतंक उसने मचाया था, उसी लेवल की शांति भी फैल गई। द कैनोनिकल 5 मर्डर्स के बाद वहां पे व्हाइट चैपल में और भी बहुत सारे मर्डर्स हुए, बट कोई भी मर्डर जैक द रीपर ने करा ही नहीं था, क्योंकि किसी भी मर्डर में वो जैक द रिपर वाली प्रेसिजन या फिर वैसी हरकतें थी ही नहीं। पर सवाल ये आता है कि उसका आखिर हुआ क्या। बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन हुई, बहुत लोग अरेस्ट हुए, बहुत सारे केसेस बने, बट कभी किसी को ये नहीं पता चला कि जैक द रीपर आखिर था कौन। कहीं शायद किसी ने उसी का शिकार ना कर लिया हो, वी विल नेवर नो। बट जो डर वो बना के गया था वो आज भी जिंदा है। एंड शायद हमारे घर के सामने से या आसपास से भी कोई ऐसा इंसान गुजर रहा हो जिसको बस जैक द रीपर बनने के लिए थोड़ी सी हिम्मत जुटाने की देर हो। और जिस दिन उसने हिम्मत जुटा ली, उस दिन सो हे गाइस, मैं हूं प्रिंस। ये थी वीडियो अबाउट द ग्रेट लेजेंड ऑफ लंदन, जैक द रीपर। इसके ऊपर एनीमे कैरेक्टर भी है और इसके ऊपर आई गेस कोई मूवी भी बनी होनी है। सो या तुम लोग चाहो तो देख सकते हो। एनीमे का नाम है द रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक, जिसमें जैक द रीपर को एक बहुत अच्छे कैरेक्टर की तरह डिपिक्ट किया गया है, बट उसकी बैक स्टोरी भी दिखाई गई है। सो तुम लोग चाहो तो देख सकते हो। बाकी ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। यार बहुत लंबा टाइम लगता है वीडियो रिकॉर्ड करने में, एडिट करने में, ट्रस्ट में बहुत लंबा टाइम लगता है। तो थोड़ा सा भी सपोर्ट एक्चुअली अप्रिशिएट्स में, तो वर्क हार्ड। सो सब्सक्राइब कर देना चैनल पे नए हो तो, कॉज ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस हमारे पास जो आगे आने वाली है। तुम्हें क्राइम रिलेटेड चाहिए वो आएंगी, तुम्हें हॉरर चाहिए वो आएंगी, या फिर तुम्हें जिस भी नीच की चाहिए वो आ जाएंगी। सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो तुम चैनल चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे ऑलरेडी 2-3 क्राइम हॉरर वाली वीडियोस अपलोडेड है जिनको शायद तुम लोग पसंद भी करो। सो या आई गेस दैट वाज इट फॉर दिस वन। इट्स मी प्रिंस साइनिंग ऑफ। सी यू गाइज इन सम नेक्स्ट वीडियो। फिर मिलूंगा तुम लोगों से किसी नए रहस्य, नए केस, नए मिस्ट्री के साथ इन सम अदर वीडियो। टिल देन स्टे क्यूरियस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।